हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं, पहले तो बता दूं कि ये अपना लास्ट लेक्चर होने वाला है मानव जनन का। पहले लेक्चर के अंदर अपने क्या पढ़ा कि भैया अपन को गेमेट बनवाना है, ठीक है। एक मेल गेमेट चाहिए, मतलब मेल का युग्मक चाहिए, एक फीमेल का युग्मक चाहिए, दोनों को मिलाएंगे और प्रेगनेंसी करवाएंगे और फिर बच्चा जो है वो डिलीवर करवाएंगे। ये अपना मेन मोटो था इस चैप्टर का, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, नर जनन तंत्र पढ़ लिया अपन ने पूरा। उसके बाद में अपन ने मेल गेमिट भी बनवा लिया, मेल युग्मक भी बनवा लिया, स्पर्म बनकर तैयार है, ठीक है। फिर अपन ने क्या पढ़ा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, स्त्री जनन तंत्र पढ़ा, ठीक है। और उसके बाद में आज अपन क्या करेंगे, oogenesis करवाएंगे, अंड जनन करवाएंगे और जो ओवम है वो बना लेंगे। स्पर्म तैयार है, ओवम बना लेंगे, दोनों को आपस में मिला देंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, प्रेगनेंसी हो जाएगी और उसके बाद में अपन बच्चा जो है वो डिलीवर करवा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, ये लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। पहले बात करते हैं अपन अंड जनन की बात करते हैं, oogenesis की बात करते हैं। तो देखो भाई, अंड जनन oogenesis मतलब क्या है, oogenesis का, अंड जनन का मतलब क्या है कि अंडाणु बनाने की प्रोसेस जो है ना, ओवम बनाने की जो प्रोसेस है उसी को क्या बोलते हैं, अंड जनन कहा जाता है, oogenesis कहा जाता है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम, उसको क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं। कैसे बनता है वो ध्यान से सुनो, ठीक है। अंड जननी जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, अंड जननी जो कोशिकाएं, oogonia जो है, ठीक है, oogonia जो है, अंड जननी जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होगा, उनके अंदर समसूत्री विभाजन होगा। कौन सा होगा, समसूत्री विभाजन होगा। oogonia जो अंड जननी कोशिकाएं हैं उनके अंदर क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। तो वो क्या बन जाएगा, प्राथमिक अंडक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्राथमिक अंडक बन जाएगा। इंग्लिश में प्राइमरी oocyte बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्राइमरी oocyte बन जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस कब चल रही है, जो अभी मैंने आपको प्रोसेस बताई, ये कब चलती है, जन्म से पहले। फीमेल के अंदर ये प्रोसेस जो है वो जन्म से पहले ही चलने लग जाती है, ठीक है। ये जो सारी प्रोसेस है ये बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। मतलब ओवम बनने की जो कहानी है ना, वो जन्म से पहले ही शुरुआत हो जाती है उसकी, ठीक है। बहुत जल्दी शुरुआत हो रही है ना, जन्म से पहले ही शुरुआत हो गई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, अंड जननी जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर क्या होगी, समसूत्री विभाजन होगा और क्या बन जाएगा, प्राथमिक अंडक बन जाएगा, प्राइमरी oocyte बन जाएगा। ये बात क्लियर है, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये इतनी जल्दी प्रोसेस हो रही है तो उसके बाद में जो प्राथमिक जो अंडक बना है उसके अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन जो है वो स्टार्ट होगा, ठीक है। पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, वो जो स्टार्ट होगा अर्धसूत्री विभाजन जो है ना, ध्यान से सुनो, वापस सुनो। अंड जननी जो है कोशिकाएं हैं उनके अंदर समसूत्री विभाजन हुआ और प्राथमिक अंडक बन गया जी, ठीक है। अब प्राथमिक अंडक जो है उसके अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन पहला वो स्टार्ट होगा। जब स्टार्ट होगा तो उसको जो प्रोफेज 1 आएगा ना, उसी में उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। कि भाई तू बहुत जल्दी तेरी विभाजन कर रहा है तो तेरे को मैं अभी यहां अरेस्ट कर लूंगा। जन्म से पहले इतने काम कर लेगा तो जन्म के बाद में क्या करेगा, तो ये जन्म से पहले इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन जो पहला है वो स्टार्ट हो जाता है। तो स्टार्ट होते ही उसको प्रोफेज 1 के अंदर ही क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है जी, रोक दिया जाता है इसको, ठीक बात है। अब आगे देखो, ये जो अर्धसूत्री जो विभाजन है ये कंप्लीट कब होता है, स्टार्ट तो ये जन्म से पहले हो जाता है लेकिन इसको रोक लिया जाता है, ठीक है, अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन ये कंप्लीट कब होता है, ये विभाजन पूरा कंप्लीट कब होता है, ठीक है, जब प्यूबर्टी आ जाती है फीमेल के अंदर। जब प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी कब आती है, वही 12 से 13 साल की उम्र में जो प्यूबर्टी आती है, ठीक है, उस टाइम पर प्यूबर्टी आएगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी तो क्या होगा, ठीक, ओव्यूलेशन होगा, अंडोत्सर्ग होगा, ठीक है। तो अंडोत्सर्ग के जस्ट पहले, ठीक है, अंडोत्सर्ग के पूर्व संपन्न होगा, क्या होगी, जो अर्धसूत्री विभाजन जो पहला जो स्टार्ट कहां पर हुआ था, जन्म से पहले स्टार्ट हुआ था और वो खत्म कब होगा, अंडोत्सर्ग के जस्ट पहले वो क्या है, खत्म होगा, ठीक है। टेलीग्राम पर मैसेज आप लोगों के आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो पहला जो अंडक है, ठीक है, वो कब बनेगा, जब अंडोत्सर्ग होगा, ठीक है, उस टाइम पर कंप्लीट होगी मियोसिस फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होगी और क्या है, एक पहला जो अंडक है जो वो बनकर तैयार होगा, पहला अंडक वो है वो बन जाएगा और साथ में क्या बनेगी, फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाएगी, ठीक है। क्या बनेगा, द्वितीयक अंडक बनेगा। क्या बनेगा, ठीक है, प्राइमरी जो अंडक, प्राथमिक जो अंडक है वो कहां बन गया था, जन्म से पहले बन गया और जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन
विभाजन जो है वो कंप्लीट होगा तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, द्वितीयक अंडक बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। अब जो सेकेंडरी oocyte है, जो द्वितीयक अंडक है ना, इसके अंदर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन दूसरा होगा, पहला हो गया, अब अर्धसूत्री विभाजन जो है वो दूसरा होगा इसके अंदर, और क्या बनेगा, अंडाणु बनेगा, और साथ में सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। ये बात दिमाग में बैठ गई, ठीक है। तो ये ओवम जो है ना, ये अर्धसूत्री विभाजन जो दूसरा है, ये कंप्लीट कब होता है, ये कंप्लीट कब होता है, ये कंप्लीट होता है दोस्त जब फर्टिलाइजेशन होने वाला है। स्पर्म और ओवम जब आपस में मिलने वाले होते हैं, उसके जस्ट पहले ओवम तैयार होता है। हम पूरे अपन जो है पूरे चैप्टर के अंदर ओवम ओवम चिल्लाते रहेंगे, लेकिन वो ओवम होता ही नहीं है। ओवम बनता कब है, जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलने वाले होते हैं, तब ओवम बनकर तैयार होता है, उसके जस्ट पहले वो बनकर तैयार होता है। तो ये जो अर्धसूत्री विभाजन जो सेकंड जो है ना, वो कंप्लीट कब होता है, जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है, उसके जस्ट पहले वो खत्म होता है और ओवम बनता है, ठीक है। उससे पहले क्या है, द्वितीयक अंडक ही होता है। ये बात समझ में आ गई, वापस एक बार समअप कर देता हूं पूरी प्रोसेस, तो आपके दिमाग में यही बैठ जाए, ठीक है, आपको बार बार पढ़ना ना पड़े, दिमाग में आपको बैठ जाए। चलो देखो, अंडजननी कोशिकाएं हैं, उनके अंदर क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ और प्राथमिक अंडक बन गया, ठीक बात है। ये काम कब हुआ, जन्म से पहले ही हो गया। अब प्राथमिक अंडक के अंदर मियोसिस 1 जो है वो स्टार्ट हुई, अब वो स्टार्ट हुई तो उसको प्रोफेज 1, मियोसिस 1 का जो प्रोफेज 1 है उसी के अंदर उसको अरेस्ट कर लिया गया, रोक लिया गया, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि अरेस्ट कब होता है, ठीक है, तो प्रोफेज 1 के अंदर अरेस्ट होता है, ठीक है, उसको रोक लिया गया। अब मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट कब होगी, जब प्यूबर्टी आएगी 12-13 साल की उम्र में, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी तो क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन से जस्ट पहले क्या होगी, मियोसिस 1 जो है वो कंप्लीट होगी, ठीक है, और क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा, द्वितीयक अंडक बनेगा। अब ये जो द्वितीयक अंडक बना है, इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा, मतलब मियोसिस सेकंड होगी, और क्या बनेगा, ओवम बनेगा। और ओवम कब बनता है, फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले जो है वो मियोसिस कंप्लीट होती है और ओवम बनता है। आगे मैं बता दूंगा आपको, यहां तक बात क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। अब ये जो डायग्राम है इसको ध्यान से देखना, इस डायग्राम को ध्यान से देखना, आपको काफी सारी चीजें पता चलेंगी, तो इस डायग्राम को ध्यान से देखना ना, ठीक है, टाइम पास के लिए नहीं है ये डायग्राम, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है, तो ध्यान से देखना। ये क्या है भाई, ऊगोनिया है, ठीक है, अभी जो मैंने आपको बता दिया वो कौन सी है, अंडजननी कोशिकाएं हैं, ठीक है, क्या है, ऊगोनिया, ठीक है, ऊगोनिया। अब यहां पर क्या हुआ, इस ऊगोनिया के चारों तरफ क्या लग गए, फॉलिकल लग गए, क्या लग गए, फॉलिकल लग गए। इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्राइमरी फॉलिकल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहां पर देखो इसके चारों तरफ और फॉलिकल आ गए, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल, ठीक है। यहां पर देखो एक कैविटी सी बन गई इसके अंदर, बीच में जो सेकेंडरी oocyte है वो तो है ही, साइड में फॉलिकल्स लग रहे हैं इसके, ठीक है, और फॉलिकल्स बन गए, और बीच में एक गुहा है, ठीक है, कैविटी सी बन गई, इसको क्या बोलेंगे, एंट्रम बोलेंगे, क्या बोलेंगे जी, एंट्रम बोलेंगे, ठीक है। और इस एंट्रम के अंदर क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है, इस एंट्रम के अंदर क्या है, फ्लूइड जो है वो भरा हुआ है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, इस एंट्रम के अंदर क्या है, फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। ये क्या है, टर्सरी फॉलिकल हो गया। अब यहां पर क्या होगा, ओवम जो है वो बाहर होगा, ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। और अभी ओवम बना नहीं है, ठीक है, बस बोल रहे हैं ओवम बनता कब है, फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले बनेगा, ठीक है, अभी बोल रहे हैं सिर्फ अपन, ठीक है। तो अब क्या है, ओव्यूलेशन जब होता है तो यहां पर क्या है, ओव्यूलेशन होगा, ये ओवम जो है ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और ये जो बच जाएगा, ठीक है, ओवम इसमें से बाहर निकल गया और बाकी जो माल मसाला बच गया उसको क्या बोलेंगे, ये बाकी जो माल मसाला इसको क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाएगा। अगर पिंडक, ठीक है, अगर पिंडक नहीं बोलते, पित्त पिंडक बोलते हैं इसको, ठीक है, पित्त पिंडक बोलेंगे, ठीक है, क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया। अब कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो थोड़े दिन में मेच्योर भी हो जाएगा, तो मेच्योर्ड को कॉर्पस ल्यूटियम बोल देंगे, और उसके बाद में अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो क्या है, डीजनरेट कर जाएगा, ये क्या कर जाएगा, डीजनरेट कर जाएगा। ये डायग्राम मैंने आपको बताया, ठीक है, इसको आपको समझ में नहीं आया, अब एनसीईआरटी से भी बता देंगे, जो एनसीईआरटी का डायग्राम है वो भी आपको दिखा देंगे जस्ट पहले। अब देखो, पहले देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर लेते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं, हिंदी में आर्तव चक्र कहा जाता है, क्या कहते हैं, आर्तव चक्र बोलते हैं इसमें, ठीक है। अब इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर दो इंपॉर्टेंट बातें, सबसे पहले तो वो समझो, एक होता है मिनार्क और एक होता है मीनोपोज, ठीक है। मिनार्क को हिंदी में क्या बोलते हैं, रजोदर्शन, क्या बोलते हैं, रजोदर्शन। ये रजोदर्शन क्या है जी, ये क्या है, प्रथम जो ऋतुस्राव है ना, प्रथम जो ऋतुस्राव है उसकी शुरुआत कब होती है, यौवनारंभ में होती है, ठीक है।
पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी उसको क्या बोलेंगे, मीनार्क बोलेंगे, रजोदर्शन बोलेंगे। और ये कौन सी उम्र में चलती है, 12 से 13 साल की उम्र में स्टार्ट होती है प्यूबर्टी, ठीक है। एक टर्म है मीनोपोज, ठीक है। ये मीनोपोज क्या बवाल है भाई, ठीक है। मीनोपोज क्या होता है, रजोनिवृत्ति, क्या होता है, रजोनिवृत्ति। इसके अंदर क्या होता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो चलना बंद हो जाती है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो चलना बंद हो जाती है कितनी उम्र में, ये 50 साल के आसपास की एज के अंदर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो चलना बंद हो जाती है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, मीनोपोज बोलते हैं, रजोनिवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। तो स्त्री में यह आर्तव चक्र जो है 50 वर्ष की आयु के अंदर, आयु के लगभग बंद हो जाता है, ठीक है। अब ये वाला जो डायग्राम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको ध्यान से देखना, ठीक है। जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया था वो भी इसी से है, तो ध्यान से देख लेना, ठीक है। वो भी इसी के अंदर है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, आपका देखो यहां पर गोनिया है, उसके चारों तरफ क्या है, फोलिकल्स बन रहे हैं, चारों तरफ क्या है, फोलिकल्स बन रहे हैं। डायग्राम के अंदर ध्यान से देखो, फोलिकल्स बन रहे हैं, ठीक है। फोलिकल्स बन रहे हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, मेच्योर फोलिकल बन गए, ठीक है। और यहां पर क्या है, ओव्यूलेशन, जब मैंने आपको डायग्राम के अंदर दिखाया था वही यही है, ठीक है। यहां पर क्या है, ओव्यूलेशन हो गया, ओवम जो बाहर निकल गया और ये कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम बन गया और फिर ये क्या मैच्योर हो गया और फिर यहां पर क्या है, डीजनरेट कर जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में काम की बातें क्या है वो देखो इस डायग्राम के अंदर, ठीक है। जैसे जैसे इसके अंदर फोलिकल बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या होगा, किसका लेवल, एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। जैसे जैसे फोलिकल जो है वो बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ये फोलिकल जो है ये बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। एस्ट्रोजन का, फोलिकल्स जो है वो क्या है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा देंगे, ठीक है। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा देंगे। और एस्ट्रोजन किस पर काम करता है, प्यूट्यूटरी ग्लैंड पर काम करता है। किस पर काम करता है जी, प्यूट्यूटरी ग्लैंड पर काम करेगा, ठीक है। पीयूष जो ग्रंथि है उस पर काम करेगा, ठीक है। यहां पर देखो, ध्यान से वापस देखो कि फोलिकल्स बढ़ रहे हैं, बिल्कुल बढ़ रहे हैं जी, बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब फोलिकल्स क्या निकाल रहे हैं, फोलिकल्स जो बढ़ रहे हैं तो एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, ठीक है। एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, दिख रहा है हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो अब एस्ट्रोजन जो है, मैं बोल रहा हूं कि एस्ट्रोजन जो है वो किस पर काम करेगा, वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर, पीयूष ग्रंथि पर काम करेगा, ठीक है। पीयूष ग्रंथि पर काम किया उसने, ठीक है। अब एस्ट्रोजन जब बढ़ रहा है तो वो और काम करेगा पीयूष ग्रंथि पर, तो पीयूष ग्रंथि से दो हार्मोन निकलवाएगा। क्या हार्मोन निकलवाएगा, एक एलएच निकलवाएगा और एक एफएसएच निकलवाएगा। क्या निकलवाएगा, एलएच निकलवाएगा और एफएसएच निकलवाएगा। मैंने कहा कि फोलिकल्स बढ़ते जा रहे हैं और वो फोलिकल्स क्या रिलीज करवा रहे हैं, एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ा रहे हैं। और एस्ट्रोजन ऐसा हार्मोन है जो किस पर काम करता है, पीयूष ग्रंथि पर काम करता है, ठीक है। और पीयूष ग्रंथि से क्या निकलवा रहा है, वो एलएच और एफएसएच निकलवा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे यहां पर एस्ट्रोजन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एलएच और एफएसएच जो है वो भी बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और एक बात आप ध्यान से देखो कि 14th डे पर, यहां पर देखो 14th डे पर, ठीक है, 14th डे पर क्या होगा, यहां पर एलएच की जो है, एलएच जो है वो सबसे ज्यादा है, एलएच की पीक देखी गई, ठीक है। एलएच जो है वो सबसे ज्यादा होता है, इसी को क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज भी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज, ठीक है। एलएच एकदम से हाई लेवल पर होगा, ठीक है। अब एलएच बढ़ेगा, अब एलएच बढ़ गया तो क्या होगा, एलएच बढ़ेगा तो क्या होगा, ओवम जो है वो बाहर निकल जाएगा, ओव्यूलेशन जो है वो हो जाएगा, अंडोत्सर्ग हो जाएगा, ठीक है। अभी ओवम बना नहीं है, ओवम बनेगा बाद में, लेकिन अपन बोल रहे हैं ओव्यूलेशन हो गया, ठीक है। कैसे होता है वापस मैंने बता दूं, एक बार समअप कर दूं क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत चीज है ये, ठीक है। ध्यान से देखो कि जैसे जैसे फोलिकल बनते जा रहे हैं एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता जा रहा है। एस्ट्रोजन काम करता है दोस्त पीयूष ग्रंथि पर काम करता है, पीयूष ग्रंथि से वो क्या निकल आएगा, जैसे एस्ट्रोजन जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा काम करेगा वो पीयूष ग्रंथि पर, और पीयूष ग्रंथि से क्या निकलवाएगा, एलएच और एफएसएच निकलवाएगा। एलएच जैसे जैसे बढ़ेगा, एलएच जब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा, ठीक है। ओवम जो है वो बाहर निकल जाएगा, ओव्यूलेशन अंडोत्सर्ग हो जाएगा। अब जो माल मसाला बच गया, ओवम बाहर निकल गया, अब जो माल मसाला बच गया वो क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम, वो क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये क्या निकालता है, ये क्या निकालता है, प्रोजेस्टेरोन निकालता है जी, ठीक है। ध्यान से सुनो, जो कॉर्पस ल्यूटियम ये बना है ना, जो येलो कलर का ये बना है, ठीक है, ये क्या निकालता है, प्रोजेस्टेरोन निकालता है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरोन निकालता है तो यहां पर क्या है, देखो प्रोजेस्टेरोन बढ़ रहा है, ठीक है। यहां पर ये क्या है, देखो यहां तक प्रोजेस्टेरोन कम था, लेकिन जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना तो प्रोजेस्टेरोन जो है वो एकदम से बढ़ गया। डायग्राम के अंदर दिख रहा है आपको कि यहां पर प्रोजेस्टेरोन जो है वो कम था, लेकिन जैसे ही यहां पर ये कॉर्पस ल्यूटियम बना तो प्रोजेस्टेरोन की लेवल जो है वो हाई हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये क्या निकालता है, प्रोजेस्टेरोन निकालता है।
अब जरूरत क्यों पड़ी प्रोजेस्टेरोन निकालने की, जरूरत क्यों पड़ी? प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है ना, वो क्या करता है, इस जो एंडोमेट्रियम जो लाइनिंग है ना, जो अंदर अंदर वाली जो लाइनिंग है, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था एंडोमेट्रियम के बारे में कि जो ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के अंदर, वो किसकी वजह से होती है, किसकी वजह से होती है? एंडोमेट्रियम जो है वो टूटती है, उसी की वजह से होती है। और एंडोमेट्रियम के अंदर ही क्या होती है? इंप्लांटेशन भी होती है। अंतरोपण जो बच्चा है, जो वो कहां जाकर लगता है, वो कहां जाकर टिकेगा? एंडोमेट्रियम के अंदर ही, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ठीक है। ये क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन बढ़ाएगा। तो प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? इस एंडोमेट्रियम को क्या है? पकड़ के रखता है। P4 प्रोजेस्टेरोन, P4 एंडोमेट्रियम को क्या करेगा? पकड़ के रखेगा, ठीक है। इसको टूटने नहीं देगा। टूटेगा नहीं तो क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी, ब्लीडिंग नहीं होगी, ठीक है। और अगर प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है, अगर स्पर्म आ गया और ओवम से वो मिल गया, तो क्या है? इस एंडोमेट्रियम के अंदर क्या है? वो आकर फिट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां पर ये प्रोजेस्टेरोन ना निकाले बेचारा, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, अगर ये प्रोजेस्टेरोन ना निकाले तो ये तो टूट जाएगी भाई, ये तो टूट जाएगी और फिर यहां पर फर्टिलाइजेशन हुआ और प्रेगनेंसी हुई तो फिर इंप्लांटेशन कहां होगा? इंप्लांटेशन कहां होगा? तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन निकालता है, ठीक है। अब ये कब तक निकालेगा जी? कब तक निकालेगा? ये निकालता है भाई 6 से 7 दिन तक तो वेट करेगा, ठीक है। 6 से 7 दिन तक ये वेट करेगा कि भाई कोई आ जाए, ठीक है, कोई स्पर्म आ जाए और इसको फर्टिलाइज कर दे, ओवम को क्या कर दे? फर्टिलाइज कर दे, ठीक है। 6-7 दिन वेट करता है। जब कोई नहीं आएगा, जब कोई स्पर्म नहीं आएगा तो ये क्या करेगा? डीजनरेट कर जाएगा, ठीक है, डीजनरेट कर जाएगा। एक कंडीशन तो ये हो गई कि स्पर्म नहीं आया, ठीक है। अब मान लो स्पर्म आ गया, ठीक है, आ गया और उसको फर्टिलाइज कर दिया, तब क्या होगा? तब ये 2-3 महीने रहेगा भाई। जो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो 2-3 महीने तक क्या है? प्रोजेस्टेरोन निकालता रहेगा और इस जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है इसको टूटने नहीं देगा, 2-3 महीने तक रहेगा, ठीक है। उसके बाद में प्लेसेंटा वगैरह बन जाता है और प्लेसेंटा फिर क्या है? प्रोजेस्टेरोन निकालने लग जाता है। बात क्लियर है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। चलो अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की, ठीक है। अपने पास में क्या है? स्पर्म बनकर तैयार है, ओवम बनकर तैयार। ओवम बना नहीं, ठीक है। ओवम कब बनता है? फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले बनता है, ठीक है। तो अपने पास दोनों चीज तैयार है, मेल गेमेट, मेल का युग्मक तैयार है, फीमेल का युग्मक तैयार है। तो क्या करना है? वेट किस बात का है? दोनों को आपस में मिला देते हैं और फर्टिलाइजेशन करवा देते हैं। तो चलो आ जाओ भाई, फर्टिलाइजेशन करवाएंगे अब, ठीक है। निषेचन की बात करते हैं। निषेचन हिंदी में, इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन। देखो स्पर्म आएगा, ठीक है, स्पर्म जो है वो कहां जाएगा? ठीक है, स्पर्म का जो पाथ है वो देख लो भाई। स्पर्म जो है वो कहां जाएगा? वेजाइना के अंदर जाएगा, ठीक है। वेजाइना से वो सर्विक्स, सर्विक्स से वो कहां जाएगा? यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर जाएगा। यूट्रस से वो कहां जाएगा? एम्पुला के अंदर। एम्पुला क्या होता है? किसी भी बायोलॉजी के अंदर एम्पुला दिखे मतलब चौड़ा भाग है। कहां का चौड़ा भाग है? ये फेलोपियन ट्यूब का। फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो एम्पुला मैंने आपको बताया था डायग्राम के अंदर, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो एम्पुला है वहां पर स्पर्म जाएगा और वहां पर क्या है? ओवम इंतजार कर रहा है। स्पर्म और ओवम मिलेंगे आपस में और फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। वापस देखो पूरा पाथ, वापस समझो। स्पर्म जो है वो कहां जाएगा? वेजाइना के अंदर जाएगा। वेजाइना से वो सर्विक्स के अंदर, सर्विक्स से वो यूट्रस के अंदर जाएगा, यूट्रस से वो एम्पुला के अंदर और एम्पुला के अंदर क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। एम्पुला किसका पार्ट है? फेलोपियन ट्यूब का पार्ट है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो स्पर्म और ओवम दोनों एक साथ एम्पुला में पहुंचेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा। ये कंडीशन है भाई, ध्यान से सुन लो, ठीक है। स्पर्म और ओवम दोनों एक साथ में एम्पुला में पहुंचेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। अगर दोनों अलग अलग टाइम पर पहुंच रहे हैं ना तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इसीलिए हर बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करने पर जरूरी नहीं है प्रेगनेंसी हो, ठीक है। जरूरी नहीं है प्रेगनेंसी हो, ठीक है। क्योंकि स्पर्म और ओवम जब दोनों सेम टाइम पर, ठीक है, एक साथ पहुंचेंगे एम्पुला के अंदर तभी क्या होगा? फर्टिलाइजेशन जो है वो होगा, ठीक है। तो स्पर्म और ओवम जो है दोनों एक साथ जब एम्पुला में पहुंचेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा। ये बात दिमाग में बैठ गई आपके, ठीक है। चलो अब देखो समझते हैं फर्टिलाइजेशन को, देख लो भाई, ठीक है। स्पर्म जो है वो बनकर तैयार है, ठीक है। अब स्पर्म संपर्क में आएगा, किसके संपर्क में आएगा? ठीक है, ये ओवम है, ठीक है। इसके सबसे बाहर की जो लेयर है, इसके जो बाहर की जो लेयर है, ठीक है, वो क्या है? पारदर्शी लेयर है, जिसको क्या बोलेंगे? जोना पेलुसिडा बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे जी? जोना पेलुसिडा, ठीक है। तो स्पर्म जो है वो संपर्क में आता है, किसके संपर्क में आता है? अंडाणु का पारदर्शी आवरण। अंडाणु का पारदर्शी आवरण क्या है? जोना पेलुसिडा, ठीक है। जो ओवम है उसके जो चारों तरफ क्या है? एक चारों तरफ आवरण है, ठीक है। चारों तरफ क्या है? दीवार आवरण है, उसको क्या बोलेंगे? जोना पेलुसिडा बोलेंगे। और वो कैसा है? पारदर्शी है। तो स्पर्म जो है वो उस पारदर्शी आवरण के संपर्क में आएगा, ठीक है। कैसे आएगा? डायग्राम से दिखा देते हैं, ठीक है। ये क्या है? स्पर्म है जी, ठीक है।
ठीक है, ये इसके संपर्क में आएगा, ये इसके संपर्क में आएगा। ठीक है, चलो यहां तक बात क्लियर है। ठीक है, अब जैसे ही संपर्क में आएगा, जब भी जैसे ही स्पर्म जो है वो अंडाणु के पारदर्शी आवरण के संपर्क में आएगा, तब होगा क्या, उक्त स्तर में बदलाव प्रेरित करता है। उक्त स्तर मतलब कौन सा, जो बाहर का जो स्तर है ना, जो इसका जो बाहर की जो लेयर है उसके अंदर क्या है, परिवर्तन होंगे। क्या परिवर्तन होंगे, बदलाव, क्या बदलाव आएंगे कि भाई एक ही स्पर्म आए। ठीक है, एक ही ओवम के पास एक ही स्पर्म जो है वो अंदर जा पाए, क्योंकि मिलियंस में स्पर्म निकलते हैं, तो किसी एक स्पर्म को क्या है, फर्टिलाइजेशन करना होता है, निषेचन किसी एक स्पर्म को करना होता है। ठीक है, तो जैसे ये बदलाव क्या आएंगे, बदलाव ये आएंगे कि भाई एक ही स्पर्म जो है वो अंदर जा पाए, बाकी और स्पर्म कोई और अंदर ना चला जाए, सिर्फ एक स्पर्म ही जाए, तो ये बदलाव होंगे। तो क्या है, उक्त स्तर में क्या बदलाव प्रेरित करता है, और बदलाव क्या प्रेरित करता है कि अतिरिक्त स्पर्म जो है वो उनका प्रवेश को रोकता है। जो अतिरिक्त स्पर्म है उनका प्रवेश को रोकेगा, सिर्फ एक स्पर्म जो है वो अंदर जा पाए। ठीक है, अगर पिंडक मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको स्पर्म बताया था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि पूछूंगा मैं आपको आगे, जो अगर पिंडक है, जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम जो है स्पर्म का जो एक्रोसोम है उसके अंदर क्या भरे हुए होते हैं, एंजाइम्स भरे हुए होते हैं। और वो क्या एंजाइम्स क्या करते हैं, अगर पिंडक एक्रोसोम स्पर्म के अंडाणु के साइटोप्लाज्म में प्रवेश करने में मदद करता है। ठीक है, जो एक्रोसोम है, जो अगर पिंडक है उसके अंदर जो एंजाइम्स भरे हुए हैं ना, ठीक है, वो किस अब सहायता करेंगे स्पर्म की, किस में सहायता करेंगे कि भैया अंडाणु के साइटोप्लाज्म में घुसने के अंदर घुसने में सहायता करेंगे। ठीक है, इसका जो अगर पिंडक है ना, इसका जो मैं आपको दिखाऊं इस डायग्राम के अंदर, ठीक है, इसका जो अंगर पिंडक है इसमें क्या है, एंजाइम्स भरे हुए हैं। ठीक है, एंजाइम्स भरे हुए हैं, ये किसमें सहायता करेंगे, इसकी हेल्प करेंगे इसके अंदर जाने में। ठीक है, इसके अंदर जाने में, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर जाने में इसकी हेल्प करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, ये अंदर जाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब क्या है, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन जो है समाप्त हो जाता है। मैंने कहा था कि फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले क्या है, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट होता है, म्यूसिस सेकंड कंप्लीट होती है और ओवम बनता है। इतनी देर ओवम नहीं बनता है, फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले ओवम जो है वो पूरी तरह बनकर तैयार होता है। तो यहां पर दूसरा अर्धसूत्री विभाजन जो है वो समाप्त होगा, और जैसे ही वो समाप्त होगा तो क्या बन जाएगा, ओवम बन जाएगा, अंडाणु जो है वो बन जाएगा। अब अंडाणु बन गया, स्पर्म बना हुआ है, स्पर्म पास में बिल्कुल खड़ा है। ठीक है, और जो है अंडाणु जो है वो भी बन गया है, तो स्पर्म प्लस ओवम दोनों आपस में मिल जाएंगे और क्या है, युग्मनज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, युग्मनज बन जाएगा, जाइगोट जो है वो बन जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन जो है दोस्त वो हो चुका है। समझ में आई बात है। ठीक है, वापस समाप्त करूं, एक बार वापस समाप्त कर देता हूं। ठीक है, क्या हुआ, स्पर्म जो है वो कहां जाएगा, वेजाइना में, वेजाइना से सर्विक्स में, फिर यूट्रस में, फिर एम्पुला के अंदर चला जाएगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब ओवम और स्पर्म जो है वो दोनों एक साथ में एम्पुला में पहुंचेंगे। ये बात क्लियर है। ठीक है, अब स्पर्म जो है वो किस संपर्क में आता है, किसके संपर्क में आता है जी, अंडाणु का जो पारदर्शी जो आवरण है उसके संपर्क में आएगा। पारदर्शी आवरण कौन है, जोना पेलुसिडा है। ठीक है, जैसे ही उसके संपर्क में आएगा तो क्या होगा, उसके उक्त स्तर में क्या है, बदलाव आएगा। क्या बदलाव आएगा कि भाई जो अतिरिक्त जो स्पर्म है वो अंदर एंट्री ना मार ले। ठीक है, और उसका जो स्पर्म का जो अगर पिंडक होता है, एक्रोसोम होता है, उसके अंदर एंजाइम्स भरे हुए हैं, वो एंजाइम्स से सहायता करते हैं स्पर्म की ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर घुसने में सहायता करते हैं। ठीक है, और जैसे ही वो उसके अंदर घुसना चाहेगा तब क्या होगा, मियोसिस सेकंड जो है वो कंप्लीट होगी और ओवम बन जाएगा। स्पर्म और ओवम दोनों बनकर तैयार है, दोनों आपस में मिल जाएंगे और युग्मनज बना लेंगे, जाइगोट बना लेंगे। ये अपनी प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, बात करेंगे किसकी, अंतरोपण की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, अंतरोपण की बात करेंगे जी। ठीक है, इंप्लांटेशन की बात करेंगे। चलो आ जाओ, ये यहां पर क्या था, ओवम था जी। ठीक है, ये यहां पर स्पर्म आया, इससे मिल गया। ठीक है, और क्या बन गया, जाइगोट बन गया यहां पर। ठीक है, जाइगोट बन गया। ठीक है, अब जाइगोट के अंदर क्या है, डिवीजन होगा। ठीक है, डिवीजन होकर क्या बन जाएगा, मोरूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मोरूला बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या बन जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। उसके बाद में क्या बन जाएगा, मोरूला के बाद में क्या बन जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोरक पुट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरक पुट्टी बोलते हैं। अब इस कोरक पुट्टी के अंदर दो चीजें हैं। ठीक है, ये जो बाहर वाली जो है, ये जो बाहर वाली है, इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है, और ये जो अंदर है इसको क्या बोलेंगे, इनर सेल मास। इनर सेल मास। ठीक है, ये बात कंप्लीट है। ठीक है, अब ये अंतरोपण कैसे होगा भाई। ठीक है, मैंने आपको बताया कि भाई फर्टिलाइजेशन कहां पर होता है, एम्पुला के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर ध्यान से देखो, यहां पर ये ओवम है। ठीक है, ये क्या है, ओवम है। ठीक है, यहां पर देखो ये फर्टिलाइजेशन एम्पुला रीजन है ना, ये कौन सा रीजन है,
ये क्या है, एम्पुला, एम्पुला, ठीक है। और यहां पर आपको दिख रहा होगा इस डायग्राम के अंदर साफ साफ कि ओवम और जो स्पर्म है दोनों आपस में मिल रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। फिर यहां पर क्या है, जाइगोट बन गया। जाइगोट बनने के बाद में अलग अलग स्टेजेस आई, मोरूला, ब्लास्टुला, ठीक है। और फिर यहां पर जो ब्लास्टोसिस्ट है, ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये आकर यहां पर इस एंडोमीट्रियम के अंदर, ये ब्लास्टोसिस्ट है, ये आकर एंडोमीट्रियम के अंदर यहां पर क्या है, इंप्लांट हो गया, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट जो है ये क्या है, इंप्लांटेशन हो गया, अंतरोपण हो गया, डायग्राम के अंदर साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। ये डायग्राम और देख लो भाई, ठीक है। यहां पर देखो ये अम्बिलिकल कोड बन गई यहां पर इसकी, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर अम्बिलिकल कोड के अंदर क्या है, वेसल्स भी है, ब्लड वेसल्स भी है, ठीक है, ठीक है। ये प्लेसेंटल विलाई होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर है, योग से, ठीक है। ये एम्ब्रियो तो ये अपना दिख रहा है आपको, ठीक है, इसके अंदर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो जैसे जैसे ये एम्ब्रियो जो है ये डेवलप होगा और उसके बाद में आगे अपन बात करेंगे। चलो आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं अपरा के हार्मोन जी, ठीक है। अपरा के हार्मोन्स की बात कर लेते हैं। अपरा के हार्मोन इंग्लिश में बोलेंगे प्लेसेंटल हार्मोन कौन कौन से हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो देखो भाई, मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन, ठीक है। एक पहला हार्मोन कौन सा है, मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन, इंग्लिश में ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ठीक है। मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन या फिर इंग्लिश में जिसको ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HCG, ये क्या है, प्लेसेंटल हार्मोन है। कहां से निकलता है, प्लेसेंटा से निकलता है, अपरा से निकलता है। भाई देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई अपरा का हार्मोन कौन सा है, तो ध्यान से सुन लो, ठीक है। अपरा का हार्मोन कौन सा है, पहला तो ये हो गया मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन, जिसी को क्या बोलते हैं, HCG भी बोल दो या फिर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ठीक है। दूसरा कौन सा है, मानव अपरा लैक्टोजन, ठीक है, मानव अपरा लैक्टोजन, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, HPL भी बोलते हैं और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन भी इसको बोलते हैं। तो प्लेसेंटा के हार्मोन मैंने कौन कौन से बता दिए, एक तो आपको HCG बता दिया, एक HPL बता दिया, मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HCG, और मानव अपरा लैक्टोजन, HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ठीक है। और क्या निकालता है प्लेसेंटा, एस्ट्रोजन निकालता है और प्रोजेस्टेरोन निकालता है। मैंने आपको बताया था कि कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, 2-3 महीने तक कॉर्पस ल्यूटियम रहेगा, उसके बाद में प्लेसेंटा बन जाता है। प्लेसेंटा क्या निकालता है, प्रोजेस्टेरोन निकालता है, और जो एंडोमेट्रियम है उसको पकड़ के रखता है, तो प्रोजेस्टेरोन तो निकालता ही निकालता है। तो ये हार्मोन कौन निकालता है जी, अपरा निकालती है जी, अपरा के हार्मोन हो गए, ठीक है। ये कुछ याद रखना यार, ठीक है, ये यहां से क्वेश्चन आ सकता है ना। चलो अब ओवरी से हार्मोन निकलता है। मैंने जब ओवरी पढ़ाई थी आपको, जब मैंने आपको अंडा से पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि ये ओवरी हार्मोन भी निकालती है, ठीक है। ओवरी जो है वो दो चीज बनाती है, क्या, एक तो अंडाणु बनाती है और एक ओवरियन हार्मोन भी निकालती है। तो ओवरियन हार्मोन कौन सा है, रिलैक्सिन, ठीक है। ये रिलैक्सिन जो हार्मोन है ना, वो कहां से निकलता है, ओवरी से निकलता है जी, ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो कहां से निकलता है, ओवरी से निकलता है। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि रिलैक्सिन हार्मोन कहां से निकलता है, ओवरी से निकलता है। इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। HCG, HPL और रिलैक्सिन, HCG, HPL और रिलैक्सिन तीन हार्मोन है। HCG, HPL और रिलैक्सिन तीन हार्मोन है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी में निकलेंगे, ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में निकलेंगे, सिर्फ प्रेगनेंसी में निकलेंगे, बाकी नॉर्मल जीवन में नहीं निकलते हैं। जब प्रेगनेंसी होगी तभी ये तीन हार्मोन निकलेंगे, HCG, HPL और रिलैक्सिन, ठीक है। अब कुछ और हार्मोन और हैं, जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, कोर्टिसोल हो गया, PRL हो गया, थायरोक्सिन, ठीक है। ये भी इंक्रीज हो जाते हैं। मैटरनल ब्लड जो मदर है उसके, जो प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पर जो मदर है उसके ब्लड के अंदर कोर्टिसोल, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ठीक है, PRL, लैक्टिन, PRL, थायरोक्सिन, ठीक है, ये भी इंक्रीज हो जाते हैं। ये क्यों इंक्रीज होते हैं भाई, ठीक है, फीटल की ग्रोथ के लिए, ठीक है, फीटल की ग्रोथ के लिए, ठीक है। मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर के अंदर भी मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं उसके लिए, और मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए ये भी काम में आते हैं। ये एडिशनल आप याद रख लेना। चलो अब बात करते हैं स्टेम सेल्स की। ये स्टेम सेल्स क्या होती हैं भाई, ये स्टेम सेल्स क्या होती हैं, जो मैंने आपको बताया कि अंदर, अभी बताया मैंने आपको इनर सेल मास, ठीक है। यहां पर इस डायग्राम के अंदर जो मैंने आपको बताया, ये अंदर वाला जो इनर सेल मास है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसी से सारा शरीर बनता है, पूरी बॉडी जो है इसी से बनती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, स्टेम सेल्स होती हैं। इसके अंदर क्या होती हैं, स्टेम सेल्स होती हैं। क्या होती है, स्टेम सेल्स होती हैं, स्टेम सेल्स होती हैं। ये स्टेम कोशिकाएं क्या करती हैं, ये स्टेम सेल्स क्या करती हैं, पूरी बॉडी, अपने जितने भी अंग सारे बनाती हैं, ठीक है। सारे पूरे अंग, पूरे ऊतक जितने भी हैं वो सारे कौन बनाती हैं, ये स्टेम सेल्स ही बनाती हैं, ठीक है। तो स्टेम सेल्स क्या है भाई, स्टेम सेल्स है अंतर जो कोशिका समूह है, जो इनर सेल मास है, जो अंतर कोशिका समूह है इनर सेल मास के अंदर ये होती हैं, ठीक है। और ये सभी अंगों और ऊतकों का उत्पन्न करने की क्षमता रखती हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया कि जितने भी अंग हैं, जितने भी ऊतक वो सारे यही बनाती हैं। चलो यहां तक बातें क्लियर है। फिर अपन बात करेंगे किसकी, प्रेगनेंसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रेगनेंसी के अंदर पहले महीने में क्या बनेगा, दूसरे महीने में क्या बनेगा, वो सारी बातें अपन कर लेते हैं। चलो आ जाओ।
तो आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद प्रेगनेंसी होगी, ठीक है, अपन ने फर्टिलाइजेशन करवा दिया, प्रेगनेंसी होगी। अब 1 महीने के बाद में क्या बनेगा जी, हार्ट बन जाएगा, ठीक है, दिल बन जाएगा, ठीक है। पहले महीने में क्या बन जाएगा, हार्ट बन जाएगा, ठीक है। फिर क्या, एंड ऑफ सेकंड मंथ, दूसरा महीना कंप्लीट हो गया है, दूसरा महीना खत्म हो गया है, तब क्या बन जाएगा, दूसरे महीने में क्या होगा, पाद और अंगुलियां विकसित हो जाती हैं, ठीक है, मतलब पाद मतलब पैर, ठीक है, तो ये हाथ पैर जो है वो बन जाएंगे और अंगुलियां बन जाएंगी, ठीक है। डिजिट्स एंड लिम्स, ठीक है, लिम्स क्या है, हाथ पैर, और डिजिट्स मतलब अंगुलियां जो है वो बन जाएंगी। फिर क्या है, एंड ऑफ थर्ड मंथ, तीसरा महीना खत्म हो गया, एंड ऑफ थर्ड, तीसरे महीने को और क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी बोलते हैं, और इसको 12 वीक्स, ठीक है, 12 वीक्स का एक ट्राइमेस्टर होता है, ठीक है। तो 3 महीने बाद क्या होगा, सभी अंग तंत्रों की रचना हो जाती है, जितने भी अंग तंत्र हैं उनकी रचना हो जाएगी, मतलब लिम्स, ठीक है, हाथ पैर बन जाएंगे, एक्सटर्नल जेनेटेलिया है वो बन जाएगा, ठीक है। मतलब तीसरे महीने के बाद में ये पता लग सकता है कि लड़का होगा कि लड़की होगा, लड़की होगी, सॉरी, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं, और एमटीपी जो है वो लीगल है, वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो पता लगा लेते हैं कि लड़का है या लड़की है, और अगर लड़की हुई तो वो क्या करते हैं, एमटीपी करवा देते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करवा देते हैं, बच्चे को गिरा देते हैं। तो ये क्या है, इलीगल है, क्या है, इलीगल है। अगर जेन्युइनली आप गिरा रहे हो बच्चे का, एमटीपी करवा रहे हो, जनरली आप करवा रहे हो, जेन्युइनली करवा रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि उसका सेक्स देखकर, बच्चे का लिंग देखकर अगर आप उसकी एमटीपी करवा रहे हो तो वो इलीगल है, ठीक है। तो आप इस हॉस्पिटल में जब जाते हो ना, कोई भी हॉस्पिटल में चले जाओ, उसके अंदर लिखा हुआ, वहां पर वो एक आपको बैनर लगा हुआ दिख जाएगा कि यहाँ पर जो है बच्चे का लिंग जो है वो परीक्षण नहीं किया जाता है, ठीक है, लिंग जांच नहीं की जाती। तो वो आजकल सारे हॉस्पिटल में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, टॉपिक है अपना एमटीपी, ठीक है। चलो, अब 5वें महीने में क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग 5 मंथ, 5वें महीने के दौरान क्या चीजें होंगी वो देखो भाई, ठीक है। 5वें महीने के अंदर पहली गतिशीलता जो है वो देखी जाएगी, मतलब 5वें महीने में बच्चा लात मारेगा, ठीक है। तो ये बोलते हैं ना लात मार रहा है बच्चा, ठीक है, तो वो कब होता है, 5वें महीने के अंदर, ठीक है। तो 5वें महीने में होगा, और सिर पर क्या है, बाल जो है वो उग जाते हैं, मतलब बाल जो है वो आने लग जाते हैं, ठीक है। फिर क्या है, एंड ऑफ 6th मंथ, 6वां महीना खत्म होगा, ठीक है, उसको और क्या बोल सकते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर बोल सकते हैं इसको भाई, ठीक है, और 24 वीक्स, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, शरीर पर कोमल बाल आने लग जाते हैं, जो आंखों की जो पलकें हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, आंखों की जो पलकें हैं वो अलग अलग हो जाएंगी, और क्या होगा, आईलैशेस बन जाती हैं। अब आईलैशेस क्या होता है, लड़कियां तो सब जानती हैं, क्योंकि मेकअप जब करते हैं तो फेक आईलैशेस लगाती हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, अब कैसे दिखाऊं मैं आपको, जो ये आगे वाले जो आंखों पर ये जो बाल है ना, इनको आईलैशेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी बन जाती हैं 6वें महीने के बाद में, ठीक है। और अब बात करते हैं, अब भाई 9 महीने हो चुके हैं, अब बात आएगी प्रसव की, पार्चुरेशन की, ठीक है, डिलीवरी करवानी है अब, ठीक है। 9 महीने हो गई, अब डिलीवरी करवाएंगे, चलो आ जाओ। तो प्रसव के लिए क्या है, पार्चुरेशन क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा, जो पूर्ण विकसित जो गर्भ है, ठीक है, जो पूर्ण विकसित गर्भ है, ठीक है, मतलब फीटस जो है, और अपरा जो है, प्लेसेंटा और जो पूर्ण विकसित जो गर्भ है, दोनों साथ में मिलकर क्या करेंगे, दोनों साथ में क्या करेंगे, पूर्ण विकसित गर्भ और जो अपरा है दोनों साथ में मिलकर हल्के गर्भाशय संकुचन करवाएंगे, ठीक है। हल्के जो गर्भाशय के अंदर क्या है, संकुचन करवाएंगे। और जो मैंने आपको गर्भाशय पढ़ा रहा था उस टाइम पर बताया था मैंने आपको कि जो गर्भाशय की जो बीच वाली जो परत होती है ना, जो बीच मिडिल लेयर जो होती है, जिसको मायोमीट्रियम बोलते हैं, वो मायोमीट्रियम के अंदर क्या होंगे, संकुचन होंगे। मैंने आपको उसी टाइम बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। जब डिलीवरी होती है उस टाइम पर कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो ये जो अपरा है, प्लेसेंटा है, और जो पूर्ण विकसित जो गर्भ है, ठीक है, दोनों मिलकर जो हल्के क्या है, गर्भाशय के अंदर क्या है, संकुचन प्रेरित करते हैं, ठीक है। हल्के हल्के संकुचन प्रेरित करेंगे, ठीक है। अभी जो हल्के हल्के संकुचन प्रेरित करेंगे इनको क्या बोलेंगे, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहते हैं, ठीक है। कि मतलब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, मतलब क्या है, ये अपने ये जो हल्के हल्के संकुचन होंगे, इनसे क्या पता लगेगा कि जो फीटस है उस डिलीवरी होने का टाइम और प्रसव होने का टाइम हो गया है, ठीक है। ये पता लग जाएगा इससे, संकुचन से, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलेगा भाई, ऑक्सीटोसिन निकलेगा। जो पीयूष ग्रंथि है, जो मदर की पीयूष ग्रंथि है, उससे क्या निकलेगी, ऑक्सीटोसिन निकलेगा। क्या निकलेगा, ऑक्सीटोसिन निकलेगा, ठीक है। निकलने की सक्रिय बनाती है, ठीक है। ये जो हुआ ना गर्भ उत्क्षेपण जो हुआ, ठीक है, इससे क्या होगा, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उससे क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलेगा। अब ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये जो होगा संकुचन जो है उनको बढ़ा देगा। जो हल्के हल्के संकुचन हो रहे थे उनको ये बढ़ा देगा। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये संकुचन को तीव्र से तीव्रतर कर देगा, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में कर देगा संकुचन को, तीव्र से तीव्रतर कर देगा, है ना।
तो इसको संकुचन बढ़ा देगा, संकुचन बढ़ा देगा तो क्या होगा, बेबी की डिलीवरी हो जाएगी। ठीक है, बेबी की डिलीवरी हो जाएगी, और जैसे ही बेबी की डिलीवरी हो जाएगी उसके तुरंत बाद जो है प्लेसेंटा भी जो है वो गर्भाशय से बाहर निकल आता है। ठीक है, पहले बेबी की डिलीवरी होगी, उसके कुछ थोड़ी देर बाद में क्या है, प्लेसेंटा जो है वो भी बाहर आ जाता है। तो ये बेबी की डिलीवरी अपन ने करवा दी। अब थोड़ी सी बातें और है चैप्टर के अंदर, वो खत्म करते हैं, उसके बाद में चैप्टर भी खत्म। डिलीवरी हो गई बेबी की, तो बेबी को दूध पिलाना पड़ेगा, तो दूध कहां से आएगा, ठीक है, मेमरी ग्लैंड से आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो प्रथम जो स्तन्य है, ठीक है, या फिर उसको खीस भी बोलते हैं, प्रथम में जो स्तन्य है, ठीक है, मतलब जो फर्स्ट मिल्क है उसको खीस भी बोलते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसको कोलेस्ट्रम कहा जाता है, कोलेस्ट्रम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट मिल्क है भाई। ठीक है, फर्स्ट मिल्क है, पहले क्या होता था गांव के अंदर उतनी एजुकेशन थी नहीं, तो वो क्या है, फर्स्ट मिल्क जो है येलोविश कलर का दिखता है। ठीक है, हल्का पीला कलर का दिखता है। ठीक है, तो उसको क्या है, गंदा मानते थे कि ये खराब है। ठीक है, तो उसको फेंक देते थे, बच्चे को नहीं पिलाते थे। ठीक है, अब जैसे जैसे धीरे धीरे एजुकेशन बढ़ी है तो सबको पता लग गया कि इसकी जो है इसके अंदर एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है, जो फर्स्ट मिल्क होता है इसके अंदर एंटीबॉडीज होती है, तो सारे पिलाते हैं। तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले होता था, अब नहीं होता, अब सब जो लोग जो है फर्स्ट मिल्क तो पिलाते ही हैं। ठीक है, तो क्या है, फर्स्ट मिल्क है, येलोविश कलर का होता है, मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA एंटीबॉडी होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर और बहुत बार आया हुआ है और वापस आ सकता है। फर्स्ट जो कोलेस्ट्रॉम जो है उसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgA एंटीबॉडी होती है। अपने दिमाग में बैठा लो, कौन सी एंटीबॉडी, IgA एंटीबॉडी होती है। अब 2-3 टर्म्स है भाई, वो देख लो, उसके बाद में चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना। ठीक है, गर्भ अवधि गेस्टेशन पीरियड कितना होता है भाई, गर्भ अवधि कितनी होती है, 9 महीने की होती है, 9 मंथ्स की होती है। हिंदी वाली जो NCERT है उसके अंदर 9.5 महीने लिख रखे हैं, 9.5 मंथ्स लिख रखे हैं, तो भाई वो तो गलत है, बिल्कुल ही गलत है। बच्चे को पता है 9 महीने की होती है प्रेगनेंसी। ठीक है, उसके बाद में भी NCERT ने गलत लिख रहा है तो उसको तो काट देना, और 9 महीने जो है 9 मंथ्स है, ये याद रख लेना। जो गर्भ अवधि है वो कितनी होती है, 9 मंथ्स की होती है। ठीक है, प्रसव क्या होता है भाई, प्रसव क्या होता है, पार्चुरेशन क्या होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी की जो डिलीवरी होती है उसी को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रसव बोलते हैं। ठीक है, दुग्ध सवरण, ठीक है, लैक्टेशन क्या होता है, स्तन ग्रंथियों में प्रेगनेंसी के अंत तक क्या है, जो दूध है वो उत्पन्न होने लगता है, उसको क्या बोलते हैं, दुग्ध सवरण बोलते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं। इसी के साथ अपना चैप्टर जो वो खत्म हो गया। एक क्वेश्चन दे रखा है NCERT के अंदर, ठीक है, वो लिख रखा है, क्वेश्चन पूछा NCERT ने, वो पूछ लेता हूं मैं अभी आपको, कि जब प्रसव होता है उस टाइम पर डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, वो इंजेक्शन किस चीज का लगाता है, वो पूछा गया है NCERT के अंदर। तो वो किस चीज का लगाता है, तो भाई देखो, ऑक्सीटोसिन जब निकला था, यहां पर देखो, ऑक्सीटोसिन जब निकला था तो जो है संकुचन जो है वो बढ़ गए थे। ऑक्सीटोसिन जब निकला था हार्मोन पिट्यूटरी से, ठीक है, तब क्या है, संकुचन जो है वो बढ़ गए थे। ठीक है, तो बढ़ गए थे, जैसे जैसे संकुचन बढ़ेगा तो क्या है, बेबी की डिलीवरी जो है वो आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो कुछ फीमेल्स ऐसी होती है जिनके अंदर ऑक्सीटोसिन की मात्रा बहुत कम निकलती है, जिनके अंदर कम निकलती है तो डॉक्टर ऊपर से क्या है, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन ठोक देता है, इंजेक्शन लगा देता है, तो उससे क्या है, ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ेगी तो संकुचन बढ़ेंगे तो डिलीवरी हो जाएगी बेबी की, तो वो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाता है। इसी के साथ अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट। जैसा भी लगे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर देना, सबके नाम मुझे दिखने चाहिए, और वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो, और संडे को टेस्ट भी है। ठीक है।